अरे वाह शालिनी, यहाँ तो कितना मजा आ रहा है। मुझ गरीब ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं भी कभी मनाली की इन बर्फीली वादियों का लुत्फ उठा पाऊंगी। अगर तुम ना होती तो मैं कभी ये बर्फबारी एंजॉय नहीं कर पाती। इसमें सोचना क्या, अरे तू तो मेरी जान है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तेरे लिए ये छोटा सा ट्रिप क्या, बल्कि मेरी जान भी हाजिर है। सचमुच तू तो मेरी बहन से भी बढ़कर है। चल अब जल्दी से होटल के कमरे में चलते हैं, मुझे तो बहुत ठंड लगने लगी। अच्छा, तुझे ठंड लग रही है? ठहर, अभी मैं तुझे बताती हूँ। इतना कहकर शालिनी उसे बर्फ के गोले मारने लगती है। तभी उनके साथ आए उनके कॉलेज के दोस्त आपस में बात करते हुए कहते हैं, इस गरीब के तो कितने मजे हैं जो शालिनी की दौलत पर मुफ्त में ऐश कर रही है। ए, तू कौन होता है ये सब बोलने वाला? ये पैसे मेरे हैं, मैं इनसे जो जी में आए करूं, तुम्हें इससे क्या? चलो अब निकलो यहाँ से। वो सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन सब की बातें सुनकर प्रज्ञा रोने लगती है। शालिनी, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठाती हूँ? प्रज्ञा, तू भी क्या उन लोगों की बातों को दिल पर लगाकर बैठ गई? अरे अमीर गरीब होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होती है तू हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। बस इतना ही मेरे लिए काफी है। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग जाती हैं। फिर वो वापस दिल्ली आ जाती हैं। दरअसल प्रज्ञा की अगले हफ्ते शादी थी और उसका हमेशा से मन था कि वो मनाली जाकर एक बार बर्फबारी जरूर देखे। इसलिए शालिनी उसे अपने साथ मनाली घुमाने ले गई थी। अगले हफ्ते मेरी शादी है। मुझे नहीं पता था कि मैं तुझसे इतनी जल्दी बिछड़ जाऊंगी। अब हम दोनों कैसे मिल पाएंगे एक दूसरे से? प्रज्ञा, तू चिंता मत कर, मेरा जब भी मन होगा मैं तुझसे मिलने आ जाया करूंगी तेरे ससुराल। दोनों ही पक्की सहेलियां होती हैं, उनमें अटूट प्यार होता है। ऐसे प्रज्ञा की शादी हो जाती है और वो ब्याह कर अपने गरीब ससुराल आ जाती है। तो वहीं उसकी शादी अटेंड करने के बाद शालिनी आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली जाती है। शादी के बाद प्रज्ञा अपने ससुराल में और भी ज्यादा गरीबी के दिन काटती है। सर्दियों का वक्त था, बाहर बड़ा ही कोहरा था। प्रज्ञा आंगन में रस्सी पर टंगे कपड़े उठाई रही होती है कि तभी बहुत तेज बारिश और बर्फबारी भी होने लगती है। हे भगवान, कितनी ठंड है! ऊपर से इस बारिश और बर्फबारी में तो ठंड और भी ज्यादा लग रही है। ओह, इस बर्फबारी को देखकर तो मुझे शालिनी की याद आ गई। बहू, खाने की तैयारी कर ले। माँ जी, मैंने सब्जी बना दी है और आटा भी लगा दिया है। अब बस जैसे ही वो आ जाएंगे तो गर्मा गर्म रोटी लगा दूंगी। तभी कोई दो लोग उसके पति को सहारा देकर अपने साथ लाते हैं। क्या हो गया जी, आपकी ये हालत कैसे हो गई? ये रोड क्रॉस कर रहे थे तो तेज बारिश में एक ट्रक इन्हें टक्कर मार गया। वो तो भगवान का शुक्र है कि इन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। इसके बाद प्रज्ञा अपने पति आलोक की खूब सेवा करती है, साथ ही हल्दी का लेप उसके घावों पर लगाती है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन ठंड थी कि लगातार बढ़ती जा रही थी। प्रज्ञा, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, थोड़ी आग जला दो तो मैं ताप लूं। ठीक है जी, लेकिन घर में लकड़ियां बहुत कम बची हैं और बारिश के कारण जंगल में सारी लकड़ियां गीली पड़ी हैं। फिर प्रज्ञा उन थोड़ी सी लकड़ियों से आग जला देती है, लेकिन कुछ ही देर में सारी लकड़ियां जलकर खाक हो जाती हैं। फिर आलोक वैसे ही ठंड से कांपने लगता है, जिस कारण उसे तेज बुखार भी आ जाता है। ये देख प्रज्ञा और उसकी सास रोने लगती है। ना जाने भगवान ने और कितने कष्ट लिखे हमारी जिंदगी में। आज एक लाचार पत्नी अपने बीमार पति के लिए कुछ नहीं कर पा रही। काश मेरी सहेली शालिनी मेरे पास होती तो उसके कंधे पर सर रखकर मैं थोड़ा रो लेती तो मेरा दुख कुछ कम हो जाता। फिर कुछ देर बाद उनके घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से शालिनी उतरती है। वो अंदर आती है। आ, फिर आकर लग जा मेरे गले। शालिनी तू? हाँ देख, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई। प्रज्ञा उसके गले लग जाती है। फिर शालिनी अपने ड्राइवर को आवाज लगाती है, जो 2 नए कंबल और एक हीटर लेकर अंदर आता है। ये ले प्रज्ञा, ये तेरी सहेली की तरफ से तेरे लिए। मैं जानती हूँ तुझे ठंड ज्यादा लगती है ना। तू सचमुच कितनी अच्छी है शालिनी। फिकर नॉट जानी, अब तेरी बेस्ट फ्रेंड आ गई है ना, ये सब कुछ ठीक कर देगी। फिर शालिनी कार में से और भी ढेर सारा सामान जैसे फ्रूट्स और खाने पीने का सामान प्रज्ञा को देती है। साथ ही उसे 80,000 रुपए देती है और उसके पति का इलाज एक अच्छे अस्पताल में करवाती है। उसके बाद उन दोनों को अपनी ही कंपनी में नौकरी दे देती है। अब प्रज्ञा के गरीबी के दिन खत्म हो जाते हैं और वो और उसका पति अब पैसे जोड़कर एक बड़ा पक्का घर ले लेते हैं, जिसमें वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।